Hello all of you and welcome back to the next lecture of orthodontics. पहले लेक्चर सेशन में ऑर्थोडोंटिक्स के हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेशन फिनिश कर लिए है जो हमारे सिलेबस में था. इस लेक्चर में हम लोग अक्लूशन एंड माल अक्लूशन फिनिश करेंगे और हमारा ऑर्थो सिलेबस जो कमीशन ने दी है वो फिनिश हो जाएगा. ऑर्थो का जो सिलेबस है उसका एमसीक्यू मेरे लाइव कॉलम में रखा हुआ है विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन. एमसीक्यू आप वहाँ से कर लेना और रिवीजन यहाँ से हो जाएगा. ऑर्थो के बाद हम लोग कल से ओएमआर शुरू करने वाले हैं. तो फिनिश करते हैं जल्दी से ऑक्लूशन एंड माल अक्लूशन ऑफ ऑर्थो जो हमारे सिलेबस में है कमीशन के द्वारा. तो अक्लूशन के ना दो एस्पेक्ट है, स्टैटिक अक्लूशन एंड डायनामिक अक्लूशन. स्टैटिक अक्लूशन क्या होता है? It refers to the form, alignment and articulation of teeth within and between the arches and the relationship of tooth to their supporting structures. स्टैटिक ऑक्लूशन में बात हो रही है टिथ की सारी की फॉर्म कैसी है, अलाइनमेंट कैसी है, आर्टिकुलेशन कैसी है टिथ की, सेम आर्चेज में एंड अपोजिंग आर्चेज में, मैक्सिला के अंदर, मैंडिबल के अंदर और एक दूसरे मैक्सिला और मैंडिबल से रिलेशन और अपने सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन है टिथ की, इसकी बात हमने स्टैटिक अक्लूशन में कर ली. देन कम्स डायनामिक अक्लूशन. इट रिफर्स टू द फंक्शन ऑफ स्टोमैग्नोटिक सिस्टम एज अ होल कंप्राइजिंग टिथ, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, टीएमजे, न्यूरोमस्कुलर एंड न्यूट्रिशिव सिस्टम. डायनामिक में क्या हो रहा है? पूरा फंक्शन जो है ओरल कैविटी का, ओरल स्ट्रक्चर का, उन सारे के सारे जो ऑर्गन स्ट्रक्चर है उनके फंक्शन के बारे में और उनका क्या स्टैंड है, क्या पोजीशन है, कितने नॉर्मल है, इन सब के बारे में हम लोग कंप्लीट नॉलेज लेते हैं, वो डायनामिक अक्लूशन में लेते हैं. ऑर्थोडोंटिक्स में मैल अक्लूशन जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो मेनली स्टैटिक डिस्क्रिपेंसीज हम लोग पढ़ते हैं. ऑर्थोडोंटिक्स में कौन सा मैल अक्लूशन हम लोग पढ़ते हैं? स्टैटिक मैल अक्लूशन या स्टैटिक डिस्क्रिपेंसीज के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. अब जब हमने माल अक्लूशन पढ़ना है तो आइडियल अक्लूशन क्या है? It is a preconceived theoretical concept of occlusal structure and functional relationship that include idealized principles and characteristics. Then an occlusion should have एक ideal characteristic, एक theoretical concept है ideal occlusion जिसमें सारे occlusal structure और उनके जो functional relationship होते हैं ना वो ideal होने चाहिए. अब physiologic occlusion क्या है? That deviates in one or more ways from ideal. फिजियोलॉजिक क्या है? जैसी किसी की बॉडी है, जैसी किसी की स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से जो उसकी अक्लूजन होगी वो फिजियोलॉजिक अक्लूशन होगी. That deviates in one or more ways from ideal, yet it is well adapted to that particular environment, aesthetics and shows no pathological manifestation or dysfunction. फिजियोलॉजिक अक्लूशन जो है बॉडी के फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है, उसमें कोई पैथोलॉजिकल या डिसफंक्शन मैनेजमेंट नहीं होता है. अब थेराप्यूटिक अक्लूशन क्या है? दैट हैज बीन मॉडिफाइड बाय एप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक मोडालिटीज in order to change a non-physiological occlusion to one that is at least physiological if not ideal. थेराप्यूटिक अक्लूशन में हम लोग क्या करते हैं? थोड़े से भी जो इनअप्रोप्रिएट या डिसफंक्शनल अक्लूजन है उसको ट्रीट करके हम लोग फिजियोलॉजिक अक्लूजन में लाते हैं. आइडियल अगर नहीं भी हम लोग अचीव कर पा रहे हैं तो फिजियोलॉजिकल, जहाँ कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं होगी, जहाँ कोई डिसफंक्शन नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक occlusion. Next is traumatic occlusion. Is an abnormal occlusal stress that is capable of producing or has produced an injury to the periodontium. Traumatic occlusion उस occlusion को कहते हैं जिसके वजह से या फिर जिसने पेरियोडोंशियम को इंजरी पहुंचाई हो. ऐसा occlusion जिसके वजह से पेरियोडोंशियम इंजर हो रहा हो, डिजीज हो रहा हो और उसमें पैथोलॉजिक कंडीशन डेवलप हो रहे हो. ये था ट्रॉमेटिक अक्लूशन. नेक्स्ट इज ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूशन. It is defined as periodontal tissue injury caused by occlusal forces through abnormal occlusion contact. Trauma from occlusion में क्या होता है? Abnormal occlusion contact होने के कारण PDL tissues की इंजरी हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं trauma from occlusion. अब अक्लूजन है, टिथ है, तो टाइप्स ऑफ कस्प्स. ह्यूमन पोस्टीरियर टिथ कंस्टिट्यूट्स
two types of cusps. One is centric holding cusps and the other is non-supporting cusps. हमारे दो टाइप के cusps होते हैं, पहले centric holding, दूसरा non-supporting cusps. सेंट्रिक होल्डिंग कस्प को ही हम लोग सपोर्टिंग कस्प या फिर स्टैम्प कस्प कहते हैं. सेंट्रिक होल्डिंग कस्प को ही हम लोग सपोर्टिंग कस्प या स्टैम्प कस्प कहते हैं. ठीक है. अब क्या है? फेशियल कस्प्स ऑफ मैंडिबुलर एंड पैलेटल कस्प्स ऑफ मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ आर कॉल्ड सेंट्रिक होल्डिंग कस्प, सपोर्टिंग कस्प या स्टैम्प कस्प. किसको हम लोग कह रहे हैं? फेशियल कस्प्स ऑफ मैंडिबल, फेशियल कस्प्स ऑफ मैंडिबल एंड पैलेटल कस्प्स ऑफ मैक्सिला, इसको हम लोग कह रहे हैं सेंट्रिक होल्डिंग कस्प, सपोर्टिंग कस्प या फिर स्टैम्प कस्प. जो मैंडिबल के फेशियल एंड मैक्सिला के पैलेटल कस्प्स होंगे. अब स्टैम्प कस्प्स या फिर सेंट्रिक होल्डिंग कस्प या फिर सपोर्टिंग कस्प अक्लूड कहाँ करते हैं? अक्लूड इनटू द सेंट्रल फोसे एंड मार्जिनल रिज ऑफ अपोजिंग टिथ नोन एज स्टैम्प कस्प. और वो कस्प जो कि सेंट्रल फोसा एंड अपोजिंग टिथ के सेंट्रल फोसा या मार्जिनल रिज में अक्लूड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैम्प कस्प. स्टैम्प कस्प जो है वो अपोजिंग टिथ के मैक्सिला मैंडिबल वाले में और मैंडिबल वाला मैक्सिला वाले में सेंट्रल फोसे एंड मार्जिनल रिज में अक्लूड करता हो. ये इंपॉर्टेंट है स्टैम्प कस्प्स. एक तो होता क्या है और अक्लूड कहाँ करता है. नॉन सपोर्टिंग कस्प्स, नॉन सपोर्टिंग कस्प्स को हम लोग शेयर या फिर गाइडिंग कस्प भी कहते हैं. नॉन सपोर्टिंग कस्प को शेयर कस्प या गाइडिंग कस्प भी कहते हैं. क्यों? मैक्सिलरी बकल एंड मैंडिबुलर लिंगुअल कस्प नॉन सपोर्टिंग में उल्टा है. नॉन सपोर्टिंग कस्प में मैक्सिलरी बकल है एंड मैंडिबुलर लिंगुअल कस्प है. ओके, डिफरेंस नोट कर लेना आप. Non-supporting cusp, they contact and guide the mandible during lateral excursions and shearing food during mastication. ये जो है एक तो मैंडिबल को गाइड करते हैं, दूसरा फूड शेयरिंग में मैस्टिकेशन के टाइम हेल्प करते हैं. इसलिए इसे हम लोग गाइडिंग कस्प या शेयर कस्प भी कहते हैं. हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर कस्प या गाइडिंग कस्प. नॉन सपोर्टिंग कस्प कौन से हुए? मैक्सिला के बकल और मैंडिबल के लिंगुअल कस्प, जो कि मैंडिबल को क्योंकि हमारा मैक्सिला जो है वो ये जो है फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, मैंडिबल ही मूवेबल स्ट्रक्चर है. तो जब मैंडिबल की मूवमेंट होती है तो उसको गाइड करता है लेटरल एक्सकर्शन में एंड फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करता है हमारा नॉन सपोर्टिंग कस्प. इसलिए इसे शेयर या गाइडिंग कस्प भी कहते हैं. अरेंजमेंट ऑफ टिथ के ना दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, कस्प फोसा अक्लूशन या कस्प एम्ब्रेशियर अक्लूशन. ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ टिथ टू टाइप्स, कस्प फोसा एंड कस्प एम्ब्रेशियर. व्हाट इज कस्प फोसा अक्लूशन या टूथ टू टूथ अरेंजमेंट? कस्प फोसा अक्लूशन को हम लोग टूथ टू टूथ अरेंजमेंट भी बोलते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट वेयर कॉन्टैक्ट अकर्स बिटवीन सिंगल अपोजिंग टूथ. कस्प फोसा या फिर टूथ टू टूथ में क्या हो रहा है? अरेंजमेंट में कॉन्टैक्ट सिंगल अपोजिंग टूथ में हो रहा है. स्टैम्प कस्प ऑफ वन टूथ अक्लूड्स इन अ सिंगल फोसा ऑफ अ सिंगल अपोनेंट टूथ. ठीक है. टूथ में हो रहा है, सिंगल टूथ में कॉन्टैक्ट होता है. स्टैम्प कस्प जो होता है पहले टीथ का, वो अपोजिंग टूथ के सिंगल फोसे में जाके अक्लूड करता है. अपर स्टैम्प cusp fits into all except the mesial fossa of lower teeth. अब क्या हो रहा है? cusp fossa में लोअर टिथ का जो मीजियल फोसा है ना, लोअर टिथ का जो मीजियल फोसा है, स्टैम्प कस्प बस उसमें जाके अक्लूड नहीं करेगा. वाई? लोअर स्टैम्प कस्प फिट्स इनटू ऑल द अपर फोसा एक्सेप्ट डिस्टल वंस. ठीक है. अपोजिट है वन ऑफ कैनाइन. कस्प फोसा अक्लूशन में जो अपर स्टैम्प कस्प है वो सारे आगे नीचे अक्लूड करते हैं, सिर्फ लोअर टिथ के मीजियल फोसा में अक्लूड नहीं करते हैं. जबकि मैंडिबुलर टिथ जो है उसके जो स्टैम्प कस्प है वो मैक्सिला के डिस्टल कस्प ऑफ कैनाइन में अक्लूड नहीं करते हैं. ये है हमारा कस्प फोसा अक्लूशन. नाउ कस्प एम्ब्रेशियर अक्लूशन. टूथ टू
टू टिथ अक्लूशन, टिथ का अपोजिंग दो दांत के साथ अक्लूजन के टाइम कॉन्टैक्ट होना। इच टूथ अक्लूड्स विथ टू अपोजिंग टूथ इज नोन एज कस्प इम्ब्रेशर अक्लूजन। हर एक दांत अपने अपोजिंग दो दांतों के साथ जाके अक्लूड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कस्प इम्ब्रेशर अक्लूजन। नाउ व्हाट इज कर्व ऑफ स्पी? एक तो कर्व ऑफ स्पी जब आप ड्रॉ करोगे तो कहां से शुरू करोगे? कर्व ऑफ स्पी बिगिंस एट द कस्प ऑफ लोअर कैनाइन following the cusp tip of premolars and molars continuing an arc through the condyle। जो कर्व ऑफ स्पी है ना वो लोअर कैनाइन के कस्प से आप ड्रॉ करना शुरू करोगे और वो फिर प्रीमोलर के कस्प टिप से होगा, ये प्रीमोलर से फिर मोलर से होते हुए कॉन्डाइल तक जाके एक आर्क ड्रॉ करोगे। अगर कर्व ऑफ स्पी के लिए जो बनाए हुए आर्क को आप एक्सटेंड करोगे ना तो ये एक सर्किल फॉर्म करेगा जो कि 4 इंच का होगा डायामीटर में। ये एक सर्किल फॉर्म होगा जो कि 4 इंच का होगा डायामीटर में। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? कर्व ऑफ स्पी में ग्रेजुअल मीजियल टिल्टिंग टुवर्ड्स मोलर, मोलर के साइड ग्रेजुअल मीजियल टिल्टिंग होती है टूथ की मोलर के तरफ, ठीक है। कर्व ऑफ स्पी में हमें क्या मिलता है? कर्वेचर ऑफ मैंडिबुलर अक्लूशल प्लेन। कर्व ऑफ स्पी अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्योंकि हमें कर्वेचर चाहिए मैंडिबुलर अक्लूशल प्लेन का। कर्व ऑफ स्पी एक नेचुरल फिनोमेना है एंड इट हेल्प्स इन च्यूइंग या मैस्टिकेशन या बाइटिंग। कर्व ऑफ स्पी के लिए जो टूथ की टिल्टिंग हो रही है ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो समझ आ गया हमें कर्व ऑफ स्पी क्या है। मैंडिबुलर के अक्लूशल कर्वेचर ऑफ मैंडिबुलर अक्लूशल प्लेन, इससे हमें मिलेगा। लोअर टीथ में शुरू करते हैं सारे कस्प टिप से, लेकिन स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे? कस्प ऑफ लोअर कैनाइन से शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज कर्व ऑफ विल्सन। कर्व ऑफ विल्सन इट रिजल्ट्स फ्रॉम इनवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ लोअर पोस्टीरियर टीथ, ठीक है। लोअर पोस्टीरियर टीथ की इनवर्ड इंक्लिनेशन की वजह से कर्व ऑफ विल्सन बनता है। और कर्व ऑफ विल्सन में क्या हो रहा है? ये एक ऐसा कर्व है ना जो कांटेक्ट करता है बकल और लिंगुअल कस्प टिप ऑफ मैंडिबुलर बकल टिथ। मैंडिबुलर बकल और टिथ के जो है ना बकल और लिंगुअल कस्प टिप को ये कांटेक्ट करता है हमारा कर्व ऑफ विल्सन। और कर्व ऑफ विल्सन हो क्यों रहे? ड्यू टू इनवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ लोअर पोस्टीरियर टीथ। कर्व ऑफ विल्सन रिजल्ट्स फ्रॉम इनवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ लोअर पोस्टीरियर टीथ। पोस्टीरियर टीथ मतलब बकल टीथ, ठीक है। तो क्या है? ये कर्व है जो कि कांटेक्ट करता है बकल एंड लिंगुअल कस्प टिप्स ऑफ मैंडिबुलर बकल टीथ। किस कारण हो रहा है ये? इनवर्ड इंक्लिनेशन के कारण। क्या होता है? इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर टू राइट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है। कर्व ऑफ विल्सन लाइन कहां से कहां तक हम लोग ड्रॉ करते हैं लेफ्ट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर से राइट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर तक हम लोग कर्व ऑफ विल्सन ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर टू राइट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। आर्क ऑफ कर्वेचर इज, अब ऐसा एक कर्वेचर बन रहा है तो इट इज कनकेव फॉर मैंडिबुलर टिथ एंड कन्वेक्स फॉर मैक्सिलरी टिथ। कर्व ऑफ विल्सन में जो आर्क होता है वो मैंडिबुलर टिथ के लिए कैसा होगा? कनकेव होगा, और मैक्सिलरी टिथ के लिए कन्वेक्स होगा। अब ये जो पोजीशन है किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम रेजिस्टेंस टू मैस्टिकेटरी फोर्स बिकॉज ऑफ टिथ अलाइनमेंट पैरेलल टू मीडियल टेरेगॉइड। जो कर्व ऑफ विल्सन है ना उसमें जो उसकी जो अलाइनमेंट है इससे क्या हो रहा है? इससे ऑप्टिमम रेजिस्टेंस हमें मिलता है। मैस्टिकेटरी फोर्स के अगेंस्ट में ऑप्टिमम रेजिस्टेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि ये मीडियल टेरेगॉइड के पैरेलल है होता है। एलिवेटेड बकल कस्प प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग पास्ट द अक्लूशल टेबल। और क्या होता है कि जो बकल कस्प है ना, ये बकल कस्प है ना, ये एलिवेटेड है जिसकी वजह से फूड, ये जो हमारा अक्लूशल टेबल है इसके बाहर इसके पास्ट नहीं आता है, बकल कस्प एलिवेटेड होने के कारण। कर्व ऑफ विल्सन हो गया हमारा। नाउ कर्व ऑफ मॉनसून।
कर्व ऑफ मॉनसून हमें कैसे मिलेगा? बाय एक्सटेंडिंग कर्व ऑफ स्पी एंड कर्व ऑफ विल्सन। कर्व ऑफ स्पी और कर्व ऑफ विल्सन को एक्सटेंड करने से हमें कर्व ऑफ मॉनसून मिलेगा। अब सेंट्रिक रिलेशन इन अक्लूजन। सेंट्रिक रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन ऑफ मैंडिबल to maxilla when the mandibular condyles are in the most superior and retruded position in the glenoid fossa। क्या होगा जब मैंडिबुलर कॉन्डाइल है ना वो मोस्ट सुपीरियर और रेट्रूडेड पोजीशन में ग्लेनोइड फोसा में पोजीशनड होगा, तब जो मैक्सिला और मैंडिबल के बीच में रिलेशन फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रिक रिलेशन। क्या होता है सेंट्रिक रिलेशन? जब हमारा मैंडिबुलर कॉन्डाइल जो है वो मोस्ट सुपीरियर और रेट्रूडेड पोजीशन में ग्लेनोइड फोसा में होगा, उस टाइम जो मैक्सिला और मैंडिबल के बीच में कॉन्टैक्ट या बनेगा या रिलेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रिक रिलेशन। ठीक है, मैंडिबुलर कॉन्डाइल की बात हो गई यहाँ पे। अब सेंट्रिक ऑक्लूजन क्या है? Position of mandibular condyle when the teeth are in maximum intercuspation। ठीक है, जब टीथ अपने मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में होगा, जब माउथ फुली क्लोज होगा, सारे टीथ अप्रोक्सीमेटेड होंगे, उस टाइम जो पोजीशन मैंडिबुलर कॉन्डाइल की बनती है ना, जिस पोजीशन में उस टाइम मैंडिबुलर कॉन्डाइल होता है मैक्सिमम इंटरकस्पेशन के टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रिक ऑक्लूजन। अब क्या है? सेंट्रिक रिलेशन एंड सेंट्रिक ऑक्लूजन शुड कोइंसाइड इन ऑर्डर टू हैव अ परफेक्ट हार्मनी बिटवीन टिथ, टीएमजे एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। अब हमारे सेंट्रिक रिलेशन और सेंट्रिक ऑक्लूजन को कोइंसाइड होगा हमारा, तो ही एक परफेक्ट हार्मनी बनेगी हमारे टिथ, टीएमजे और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के बीच। और अगर ये हार्मनी नहीं बनी तो वेरियस प्रॉब्लम्स, वेरियस पेन्स, वेरियस क्या होगा? डिस्कम्फर्ट अराइज होगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हैव अ मैक्सिमम इंटरकस्पेशन ऑफ 1 to 2 mm फॉरवर्ड ऑफ सेंट्रिक ऑक्लूजन। ठीक है, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है ना, उनकी मैक्सिमम इंटरकस्पेशन जो होती है वो 1 to 2 mm फॉर सेंट्रिक ऑक्लूजन के फॉरवर्ड होती है। ये हो गया हमारा मैक्सिमम कॉमन केस। अब सेंट्रिक कॉन्टैक्ट्स, एरियाज ऑफ टूथ दैट कॉन्टैक्ट्स द अपोजिंग टिथ। सेंट्रिक कॉन्टैक्ट्स किसे बोलते हैं? एरियाज ऑफ टिथ दैट कॉन्टैक्ट्स द अपोजिंग टिथ, उसको हम लोग सेंट्रिक कॉन्टैक्ट बोलते हैं, जो अपोजिंग टिथ को कॉन्टैक्ट करे। एक्सेंट्रिक कॉन्टैक्ट्स या एक्सेंट्रिक ऑक्लूजन क्या है? कॉन्टैक्ट्स ऑफ टिथ दैट अकर्स ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ मैंडिबल। सेंट्रिक में क्या हो रहा था? अपोजिंग टूथ के कॉन्टैक्ट को हम लोग सेंट्रिक कॉन्टैक्ट बोल रहे थे। एक्सेंट्रिक में क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट ऑफ टिथ दैट अकर्स ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ मैंडिबल। जब मैंडिबल मूव करे ना, उस टाइम जब टिथ का अपोजिंग टिथ से कॉन्टैक्ट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेंट्रिक कॉन्टैक्ट्स। अब एक्सेंट्रिक कॉन्टैक्ट जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, फंक्शनल एक्सेंट्रिक कॉन्टैक्ट्स एंड नॉन फंक्शनल एक्सेंट्रिक कॉन्टैक्ट्स। Functional eccentric contacts, the tooth contact that occurs in the segment of the arch toward which the mandible moves. Functional eccentric contacts में क्या होगा? Contacts that occur in the segment of the arch. ऐसे कॉन्टैक्ट जो कि occurs in the segment of the arch toward which the mandible moves, जिस साइड मैंडिबल मूव होगा उस आर्च में, राइट या लेफ्ट, उस आर्च में जिस साइड मैंडिबल मूव होगा उस साइड जो कांटेक्ट बनेगा ना, उस साइड जो कांटेक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल कांटेक्ट, जिस साइड मैंडिबल हमारा मूव कर रहा है। फंक्शनल कांटेक्ट क्या हो गया? टूथ कांटेक्ट। टूथ का वो कांटेक्ट वो तब टूथ का कांटेक्ट जब बन रहा हो उस सेगमेंट में टुवर्ड विच द मैंडिबल मूव्स। राइट में मैंडिबल मूव किया तो राइट वाले सेगमेंट के साथ जो टूथ का कांटेक्ट बना, या लेफ्ट में मैंडिबल मूव किया तो उस सेगमेंट के साथ जो टूथ का कांटेक्ट बना, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल एक्सेंट्रिक कॉन्टैक्ट्स। फंक्शनल एक्सेंट्रिक कॉन्टैक्ट में एक है लेटरल फंक्शन ऑक्लूजन। अब से क्यों फंक्शनल जो है वो दो टाइप के होते हैं, लेटरल एंड प्रोट्रूसिव। तो लेटरल में
क्यों होगा? क्योंकि मैंडिबल आगे पीछे भी मूव कर सकता है और लेफ्ट राइट भी। तो लेटरल फंक्शनल अक्लूजन में टूथ कॉन्टैक्ट दैट अकर ऑन कैनाइन्स एंड पोस्टीरियर टूथ ऑन द साइड टुवर्ड विच द मैंडिबल मूव्स। लेटरल में क्या होगा? जो कॉन्टैक्ट बन रहा है कैनाइन या पोस्टीरियर टीथ में उस साइड के, जिस साइड मैंडिबल मूव किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल फंक्शनल अक्लूजन। लेटरल फंक्शनल अक्लूजन में क्या हो रहा है? टिथ या तो कैनाइन या पोस्टीरियर टिथ से हो रहा है, तो कैनाइन गाइडेड opposing upper and lower canine of the working side contact, thereby causing occlusion of all posterior teeth on the working and balancing side. कैनाइन गाइडेड में क्या हो रहा है? अपोजिंग अपर एंड लोअर कैनाइन है ना, वर्किंग साइड की वो कॉन्टैक्ट करती है और डिस्क्लूजन, जिसकी वजह से जो है ऑफ ऑल पोस्टीरियर टीथ ऑन द वर्किंग एंड बैलेंसिंग साइड, वर्किंग और बैलेंसिंग साइड के सारे पोस्टीरियर टीथ में डिस्क्लूजन हो जाता है। और ये कैनाइन गार्डेड अक्लूजन आपको कहाँ मिलेगा? यंग इंडिविजुअल विथ अनवन डेंटिशन, यंग इंडिविजुअल्स जिनकी डेंटिशन एकदम हेल्दी हो, बर्न आउट नहीं हुई हो, उसमें कैनाइन गाइडेड फंक्शनल अक्लूजन मिलेगा। It was canine guided. Now comes grouped lateral guided. Other posterior teeth on the working side also contact during lateral movement of the mandible along with canine guidance. इसको बोलते हैं ग्रुप लेटरल। दूसरे posterior teeth भी है ना वर्किंग साइड के, उनमें भी कॉन्टैक्ट होता है अदर देन कैनाइन ड्यूरिंग द लेटरल मूवमेंट। ग्रुप लेटरल में क्या हो रहा है? Other posterior teeth on the working side also contact during lateral movement of the mandible along with canine guidance. Functional occlusion हो गया हमारा। Non-functional occlusion, the contacts that occurs in the segment away from which the mandible moves. Mandible अगर राइट साइड मूव किया है तो लेफ्ट वाले साइड पे जो कॉन्टैक्ट बन रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फंक्शनल अक्लूजन। इफ मैंडिबल इज मूव टू द लेफ्ट साइड, कॉन्टैक्ट दैट अकर्स ऑन द राइट साइड, इसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल अक्लूजन। नाउ एंड्रयूज 6 कीज टू नॉर्मल अक्लूजन। इनकी एंड्रयू की नॉर्मल अक्लूजन की 6 कीज इन्होंने दी थी। तो फर्स्ट की इन्होंने क्या कहा? मीजियोबकल कस्प, इट इज इंपॉर्टेंट। एंड्रयू 6 keys to normal occlusion. Key 1, mesiobuccal cusp of upper first molar should occlude in the groove between mesial and distal cusp of lower first molar. एंड्रयूज फर्स्ट की में इन्होंने क्या कहा कि अपर मोलर जो है उसका मीजियोबकल कस्प अक्लूड करना चाहिए ग्रूव में जो कि मीजियल और डिस्टल कस्प के बीच में हो। ठीक है, अपर फर्स्ट मोलर जो टीथ है, मीजियोबकल कस्प ऑफ अपर फर्स्ट मोलर टीथ का मीजियोबकल कस्प जो होगा अक्लूजन के टाइम जो है ना, वो मीजियल एंड डिस्टल कस्प ऑफ लोअर फर्स्ट मोलर के ग्रूव में जाके अक्लूड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, मीजियोबकल कस्प ऑफ अपर फर्स्ट मोलर को इन बिटवीन मीजियल एंड डिस्टल कस्प ऑफ लोअर फर्स्ट मोलर। सेकेंड में क्या हो रहा है? gingiva part of the long axis of the crown must be distal to the occlusal part of the line. जो gingival part है ना क्राउन के लॉन्ग एक्सिस ऑफ द क्राउन, वो डिस्टल होना चाहिए। जिंजाइवल पार्ट का जो लॉन्ग एक्सिस होगा ना टूथ का, वो डिस्टली प्लेस होना चाहिए अक्लूशल पार्ट के ऑफ द लाइन। जिस लाइन में अक्लूशल पड़ रहा है उसमें डिस्टली प्लेस्ड होना चाहिए जिंजाइवा का लॉन्ग एक्सिस। की 3 में पहला हो गई, जो फर्स्ट की है उसमें हो रही है हमारे फर्स्ट मोलर की बात। जो सेकंड की है एंड्रयू का, उसमें जिंजाइवा की बात हो रही है कि जिंजाइवा डिस्टली प्लेस होना चाहिए, जिंजाइवा का लॉन्ग एक्सिस। थर्ड जो है वो थर्ड की में ये मैक्सिलरी इंसाइजर के बारे में हमें बताते हैं। एंड्रयू अपने थर्ड की में मैक्सिलरी इंसाइजर के बारे में बता रहे हैं। Maxillary incisors exhibit a positive crown inclination while the mandibular incisor shows a mild negative crown inclination. Maxillary and mandibular posterior have negative crown inclination. क्या कह रहे हैं कि maxillary incisors exhibits a positive crown inclination जबकि mandibular incisor shows a negative crown inclination and
मैक्सिलर एंड मैंडिबुलर पोस्टीरियर हैव नेगेटिव क्राउन इंक्लिनेशन। बस एक चीज आपने याद करना है कि जो मैक्सिलरी क्राउन है उसकी पॉजिटिव इंक्लिनेशन होती है, जबकि मैक्सिलरी इंसाइजर की पॉजिटिव इंक्लिनेशन होती है, जबकि मैंडिबुलर इंसाइजर की एंड पोस्टीरियर मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर इंसाइजर दोनों की नेगेटिव इंक्लिनेशन होती है। ये एंड्रयू के थर्ड की है। एंड्रयू का थर्ड की इज अबाउट अक्लूजन। एंड्रयू का थर्ड की इज अबाउट फोर्थ की इज अबाउट अक्लूजन। एंड्रयूज फोर्थ की इज अबाउट अक्लूजन। इन्होंने कहा कि नॉर्मल अक्लूजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ एनी रोटेशन। नॉर्मल अक्लूजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ एनी रोटेशन, दैट इज एंड्रयूज फोर्थ की ऑफ अक्लूजन। एंड्रयूज फिफ्थ की ऑफ अक्लूजन इज to consider an occlusion normal, there should be tight contact between adjacent teeth. अगर आपने किसी occlusion को normal कहना है तो जो adjacent teeth है उसमें tight contact होना चाहिए। adjacent teeth में tight contact होना चाहिए। Andrew's class key 6 about occlusion is a normal occlusal plane according to Andrew should be flat with curve of SP not exceeding 1.5 mm. एंड्रयूज 6 की टू नॉर्मल अक्लूजन इज, एक नॉर्मल अक्लूजन प्लेन जो होगा ना वो फ्लैट होना चाहिए और कर्व ऑफ एसपी जो है 1.5 mm से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। व्हाट इज डिस्क्लूजन? इट इज अ टर्म टू डिस्क्राइब डिसअक्लूजन और सेपरेशन ऑफ पोस्टीरियर नॉन फंक्शनल टिथ। ठीक है, डिस्क्लूजन का मतलब क्या है? टर्म टू डिस्क्राइब डिसऑक्लूजन और सेपरेशन ऑफ पोस्टीरियर नॉन फंक्शनल टिथ। जब पोस्टीरियर नॉन फंक्शनल टिथ क्या डिसऑक्लूजन हो रहा हो तो उसे हम लोग, या सेपरेशन हो रहा हो तो उसे हम लोग डिस्क्लोजन बोलते हैं। कॉन्डाइलर गाइडेंस और इंसाइजल गाइडेंस में, कॉन्डाइलर गाइडेंस रिफर्स टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ बोथ द कॉन्डाइल्स along the slopes of the articular eminence during protrusive movement. What is condylar guidance? Condylar guidance refers to the downward movement of both the condyles. डाउनवर्ड मूवमेंट होता है कॉन्डाइलर गाइडेंस में दोनों कॉन्डाइल्स का along the slope of articular eminence during protrusive movement. प्रोट्रूसिव मूवमेंट के कारण जो है दोनों कॉन्डाइल डाउनवर्ड मूव करते हैं अलग आर्टिकुलर एमिनेंस। ये हो गया हमारा कॉन्डाइलर गाइडेंस। Condylar guidance has a greatest influence on discluding the most distal posterior teeth पे सबसे ज्यादा होते हैं। Condylar guidance, it is fixed anatomical factor, can't be controlled by the dentist. Condylar guidance किसी भी इंडिविजुअल का फिक्स्ड होता है एनाटॉमिकल फैक्टर, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हो, एज अ डेंटिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हो, करेक्ट नहीं कर सकते हो, ट्रीट नहीं कर सकते हो। कॉन्डाइलर गाइडेंस का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है डिस्क्लूजन पे and the most distal posterior teeth. Condylar guidance, it has a greatest influence on the discluding of the most distal posterior teeth पे इफेक्ट होता है कॉन्डाइलर गाइडेंस का डिस्क्लूडिंग के लिए। इसको अपन ये एक एनाटॉमिकल फैक्टर एज अ डेंटिस्ट आप इसे फिक्स या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वेयर एज इंसाइजल गाइडेंस, इट प्रोवाइड्स डिस्क्लूडिंग इफेक्ट ऑन द मोर मीजियल टीथ। मोर मीजियल पोस्टीरियर टिथ पे डिस्क्लूडिंग इफेक्ट होता है इंसाइजल गाइडेंस का मीजियल टिथ पे। मीजियल मतलब डिस्टल मतलब पोस्टीरियर टिथ, मीजियल मतलब थोड़े आगे के टिथ। इंसाइजल गाइडेंस प्रोवाइड्स डिस्क्लूडिंग इफेक्ट ऑन द मोर मीजियल टिथ। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द डेंटिस्ट बाय मॉडिफाइंग द फॉर्म एंड अरेंजमेंट ऑफ एंटीरियर टिथ। एंटीरियर टिथ के फॉर्म को और अरेंजमेंट को मॉडिफाई करके इंसाइजल गाइडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में आप कौन से गाइडेंस को कंट्रोल कर पाओगे? इंसाइजल गाइडेंस को। कॉन्डाइलर गाइडेंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कॉन्डाइलर गाइडेंस जो है वो डिस्क्लूड करता है डिस्टल टिथ या पोस्टीरियर टिथ को, इंसाइजल गाइडेंस डिस्क्लूड करता है मीजियल टिथ या एंटीरियर टिथ को। इसके साथ हमारा चैप्टर ये वाला फिनिश हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्थो का, क्लासिफिकेशन ऑफ माल ऑक्लूजन। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से तो जरूर आएगा ऑर्थो में क्लासिफिकेशन ऑफ माल ऑक्लूजन से। तो पार्ट 2 में इस लेक्चर के हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ माल ऑक्लूजन देखते हैं और इसको फिनिश करते हैं। इसके साथ हमारा ऑर्थो फिनिश होगा। मिलते हैं पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ माल ऑक्लूजन के साथ।